हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसियस विजन। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आज से हमारी जो क्लास है उसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड पर स्टार्ट करने वाले थे और इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसमें जो सबसे पहला पीरियड है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड है, क्योंकि यहीं से आपकी ओल्ड इंग्लिश शुरू होती है। तो इससे पहले कि हम यहाँ के जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिटरेचर को लेकर के जो भी चीजें आई तो उसको हम जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड में लेकर के चलते हैं, क्योंकि एंग्लो सैक्सन पीरियड को अगर हम देखें तो यहां पर इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो 450 एडी से होती है। 450 एडी। तो क्या था 450 एडी के पहले इंग्लैंड में, इसको हम जानेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम आते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड पे। तो कहा यह जाता है कि इंग्लैंड में जो उनके सबसे पुराने सबसे ओल्डेस्ट जो इनहेबिटेंट्स थे वो केल्टिक्स थे। वो केल्टिक्स थे और केल्टिक्स की अपनी एक सोसाइटी हुआ करती थी। और ये सोसाइटी, क्योंकि केल्टिक्स एक ट्राइब थी वहां पर, तो वहां पर ये रहते थे और केल्टिक्स का अपनी सोसाइटी का होना और इनके जो गॉड्स थे, ठीक है, वो भी कैसे थे, वो पैगन सोसाइटी थी। पैगन सोसाइटी थी। इसका मतलब क्या है कि ये जो है नेचुरल रिसोर्सेस की वर्शिप भी किया करते थे। और उस समय की जो है ये जो बात है, केल्टिक्स ने इन्होंने अपना इस तरीके से वहां पर रहना, अभी तक ये एक वर्जिन आइलैंड है, क्योंकि ऐसा वर्जिन आइलैंड जहां पर अभी किसी की नजर नहीं गई है। लेकिन हमने अपनी पिछली वीडियोस में यह बात किया हुआ है कि एक समय था ग्रीक और इंडिया की सिविलाइजेशंस अपने पीक पर थी, उसके बाद रोमन सिविलाइजेशन अपने पीक पर आती है। तो क्या होते हैं ऐसे चेंजेस जो रोमन सिविलाइजेशन को प्रॉस्परस बनाते हैं इवन इंग्लैंड में, ठीक है, जिसको हम पुराना नाम ब्रिटन्स वहां पे रहते थे क्योंकि इनहेबिटेंट्स उनके नाम से जाना जाता है। तो उसे हम देखते हैं। जूलियस सीजर, एक फेमस नाम आप सबको पता ही होगा। जूलियस सीजर एक बार यहां पर आता है, ठीक है, और वो इस चीज को देख करके यहां पर इंग्लैंड का उस समय का जो सॉरी उसका नाम भी इंग्लैंड नहीं था उस समय, तो इस आइलैंड को देख करके जूलियस सीजर के माइंड में आता है कि वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और उसके मन में यह आता है कि क्यों ना मैं इस कंट्री पे इन्वेजन करूं अपना। लेकिन ये जो है उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है और वो इसके 10 साल बाद जूलियस सीजर की डेथ हो जाती है। जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर के प्ले में हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से जूलियस सीजर को वहां पर मारा जाता है। लेकिन रोमन्स यहां पर 55 बीसी में आ जाते हैं। रोमन्स का 55 बीसी में यहां पर आगमन हो जाता है और वो पूरे इंग्लैंड पे राज करना शुरू कर देते हैं। सेल्टिक्स पर उन्होंने राज करना शुरू किया और केल्टिक्स के ऊपर, और यहां पर उन्होंने रोमन्स ने अपने ऑक्यूपेशन के कारण, अपने पेशे के कारण यहां पर एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। रोड्स बनती गई, अच्छे अच्छे वहां पे चीजें डेवलप की गई और इन सब के कारण इंग्लैंड जो था, यानी कि पुराना जो आइलैंड है, वो एक प्रॉस्परस आइलैंड बन गया था। लेकिन धीरे धीरे फिर से हम जानते हैं, क्योंकि रोमन एम्पायर जो था, एम्पायर उसका भी डिक्लाइन हो जाता है। एडवर्ड गिबन ने अपनी किताब में जो भी रीजन्स बताए हैं कि क्या ऐसे ऐसे रीजन्स थे जिसके कारण रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है, तो उसमें कई सारी बातें उन्होंने बताई हैं। एक तो गोथ्स का वहां पे अटैक होना, ग्लैडिएटर्स को ये एक एंटरटेनमेंट के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे, और भी कई सारी चीजें, जिसमें एक बहुत फेमस चीज थी डायोक्लेटियन डिवीजन। डायोक्लेटियन डिवीजन के बारे में हमने बात भी की है कि इसका डिवीजन इस तरीके से था, एक तो वेस्ट में था और एक ईस्ट। तो जो वेस्ट था वो मिलन सिटी जो इटली के पास में है या इटली में है वहां पर था, और ईस्ट वाला जो था वो कॉन्स्टेंटिनोपल में था। कॉन्स्टेंटिनोपल में यहां पर होना, तो एक समय आता है कि रोमन सिविलाइजेशन का भी डिक्लाइन हो जाता है, रोमन साम्राज्य का भी पतन हो जाता है। और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया से 1947 में उनको स्टेप बैक करना पड़ता है। तो एक टाइम ऐसा था कि रोमन्स ने, जिन्होंने इनको कोलोनाइज किया हुआ था, जिन्होंने इनके यहां पे इन्वेजन की हुई थी, वो भी जो है यहां से वापस चले जाते हैं इस आइलैंड को छोड़ करके। अब यहां पर ये जो वेस्ट, ठीक है, डिवीजन था रोमन्स का, वो यहां से डिक्लाइन का आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। लेकिन ये एक
टोटल एंड इसे हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इसकी ब्रांच थी, ईस्टर्न ब्रांच कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जाकर के 1453 में ओटोमन टर्क सुल्तान मोहम्मद सेकंड इस पे जो है वो अटैक करता है और इसको आग लगाता है। उसके बाद जाकर के ये वाला एम्पायर इनका खत्म होता है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो यहां से क्या हुआ है कि रोमन्स जो हैं वो स्टेप बैक कर गए, वो है जो है उन्होंने वहां पे यहां से चले जाते हैं। अब ये आइलैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है और यहां पे केल्टिक्स जो हैं वो यहां पे ड्वेल कर रहे हैं। कहने को तो ये इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इनके पास कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि रोमन्स के जाने के पास इनकी सारी जो है पावर्स वो खत्म हो गई थी। और यही टाइम होता है कि यहां पे केल्टिक्स जो लोग थे इनके ऊपर बारबेरियंस का अटैक शुरू हो जाता है। अब इनको कोई ऐसा किंग चाहिए था या इनको कोई ऐसी पावर चाहिए थी जो क्या करती, इनको इनके अटैक से बचा लेती, बारबेरियंस के अटैक से। अभी पावरलेस है, इनके पास कुछ है नहीं। अब इस चीज के लिए उन्होंने, इनके पास कोई ऑप्शन ना देख करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेंगिस्ट एंड हॉर्सा, ये नाम याद रखिएगा, हेंगिस्ट एंड हॉर्सा, HORSA, ये एक मर्सिनरी ग्रुप था। मर्सिनरी ग्रुप कैसे लोग होते हैं, ऐसे लोग जो पैसे के लिए, भाड़े के लिए वो क्या करते हैं, वो लड़ाई करते हैं। तो हेंगिस्ट और होर्सा को यहां पे इनवाइट किया जाता है, मर्सिनरीज होते हैं, कि आइए और हमें क्या करिए, ये जो बारबेरियंस हैं इनके अटैक से हमें बचाइए। और इस तरीके से एंग्लो सैक्सन पीरियड जिस नाम से जाना जाता है, ये हेंगिस्ट और होर्सा उसी एंग्लो सैक्सन ट्राइब के को इन्होंने लीड किया और वो इंग्लैंड में आते हैं। 410 में इनका, हेंगिस्ट और होर्सा का यहां पर इंग्लैंड में आगमन होता है और उसके बाद इस टाइम पीरियड को हम एंग्लो सैक्सन एज के नाम से जानते हैं। आइए आगे चलते हैं। यह है एंग्लो सैक्सन पीरियड 450 एडी से लेकर के 1066 एडी तक ये चलता है। और ये वो डेट है जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यहां पर होती है। विलियम द कॉन्करर अपने फ्रांस की जगह नॉर्मंडी से यहां पर आता है और वो इस जगह को जीत करके यहां पर एक नए एम्पायर की नींव रखता है। अब हम देखते हैं कुछ चीजें, टाइमलाइन पे आते हैं। कुछ टाइमलाइन है 449, यहां पे क्या होता है, बीट्स डेट फॉर अराइवल ऑफ जर्मनिक मर्सिनरीज। और ये कौन थे, वही हेंगिस्ट एंड होर्सा जो यहां पर इस टाइम पीरियड में आते हैं। किंग ऑर्थर पॉसिबली अ ब्रिटिश रेजिस्टेंस लीडर फाइटिंग द इन्वेडर्स। किंग ऑर्थर का बड़ा नाम है यहां पर हमारे यहां ब्रिटिश माइथोलॉजी में, और टॉमस मेलोरी का एक बहुत फेमस ऐसे भी है उनके ऊपर, द सोर्ड इन द स्टोन, जहां पर यह बताया जाता है कि किस तरीके से किंग ऑर्थर वहां पर किंग बनाए जाते हैं। तो किंग ऑर्थर यहां पे बताया जाता है कि पॉसिबली अ ब्रिटिश रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां से एक रेजिस्टेंस था फाइटिंग द इन्वेडर्स, जो इन्वेडर्स को लेकर के लड़ रहे थे। अगली टाइम लाइन पे आते हैं 596, सेंट अगस्टीन ब्रिंग्स रोमन क्रिश्चियनिटी टू कैंट। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था यहां पर, क्योंकि अभी तक यहां की जो सोसाइटी थी या तो वो पेगन थी या तो इनका कोई रिलीजन नहीं था। अब यहां पर अराइवल होता है किसका, सेंट अगस्टीन का, जो इन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं और वो वहां पर कैंटरबरी में एक चर्च का भी निर्माण करते हैं। आगे की टाइमलाइन 602 एंड 3, एथेलबर्ट पहला किंग ऑफ कैंट, फर्स्ट एंग्लो सैक्सन रूलर टू कन्वर्ट, यानी कि ये पहला ऐसा किंग था जिसने एंग्लो सैक्सन और जूट्स को, तीनों जो ट्राइब्स थी उनको उन्होंने एक किया। और ये पहला किंग था जिसको क्या किया जाता है, सेंट अगस्टीन या उनके साथ में जो भी मर्सिनरीज आए हुए थे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, वो इनको इनको क्रिश्चियनिटी में उनको वो कन्वर्ट कराते हैं। ये पहले ऐसे किंग थे, एथेलबर्ट। आगे देखते हैं 635, सिनेजेसिल, ये है कौन,
फर्स्ट वेस्ट सैक्सन किंग बैप्टाइज। बैप्टिज्म का एक कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, और उस बैप्टिज्म में सबसे पहले ये जो किंग हैं सिनेजिसिल, इनको कन्वर्ट किया जाता है, सॉरी इनको बैप्टाइज किया जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा। उसके बाद 674 मोनेस्ट्री ऑफ मॉन्क वियरमाउथ फाउंडेड, बीड एजुकेटेड देयर एज चाइल्ड विद इन द डिकेड। यानी कि इस मोनेस्ट्री को, इस मठ का यहां पे गठन किया जाता है, उसको स्टेब्लिश किया जाता है, और बीड जो हैं उनको यहां पर एक बच्चे की तरीके से, यानी कि वो जब बच्चे थे तो उनको वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। 678 अर्लीस्ट ओरिजिनल डेट फॉर बियोवुल्फ, यानी कि पहले जो बातें आई बियोवुल्फ, जो कि मानी जाती है एंग्लो सैक्सन पीरियड का सबसे फेमस जो वर्क है बियोवुल्फ, एक ऐसी एपिक, एनोनिमस एपिक जिसके राइटर का पता नहीं है, और माना यह जाता है कि ये लॉन्गेस्ट एपिक है वर्ल्ड की, ठीक है, लॉन्गेस्ट एपिक, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक्स हम कह सकते हैं कि ये उसमें शामिल की जाती है बियोवुल्फ। उसके बाद 731 बीट इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये एक बहुत फेमस बुक आई उस समय, जिसमें वहां पर किस तरीके से, ठीक है, रोमन्स यहां पर आए और किस तरीके से यहां पे रोमन्स के जाने के बाद हमें मर्सिनरीज की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां पर बारबेरियंस का अटैक होने लगा था, और किस तरीके से एंग्लो सैक्सन पीपल, एज में किंग्स आए और कैसे उनका वहां पे रूलिंग चला, कैसे उन्होंने उन लोगों को एक किया, ये सब सारी चीजें हमें बीट के इस किताब में मिलता है, इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। उसके बाद आता है 793 फर्स्ट डेनिश इन्वेजन्स, मोनेस्ट्री एट लिंडस्फान सैक्ड, यानी कि यहां पे पहला डेनिश इन्वेजन होता है यहां पर। उसके बाद आता है 804 रिमेनिंग किंगडम्स, यानी कि एंग्लो सेक्शंस में जो हम हेप्टार्की की बात करते हैं, अब यहां पर आकर के वो मात्र 4 रह गई इस टाइम तक, जो कौन कौन सी हैं, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया और वेसेक्स। उसके बाद आता है 871 जहां पे अल्फ्रेड द ग्रेट किंग ऑफ वेसेक्स देन ऑफ एंग्लो सेक्शंस ये थ्रोन पर आता है, और माना यह जाता है कि 871 में ये अल्फ्रेड द ग्रेट और इसके बाद कैनेट द ग्रेट माने जाते हैं कि वो दोनों सबसे ज्यादा फेमस एंग्लो सेक्शन किंग्स रहे हैं। आगे देखते हैं 939 एडमंड फर्स्ट किंग टू सक्सीड टू ऑल इंग्लैंड, यानी कि पूरा का पूरा जो इंग्लैंड था उसको सक्सीड करने वाला ये अकेला ऐसा किंग था जिसने, एडमंड ने पूरे इंग्लैंड पर एक साथ राज किया, यानी कि पूरे के पूरे इंग्लैंड का वो मालिक था। उसके बाद 980 सेकंड वेव ऑफ वाइकिंग इन्वेजन, एक बार फिर से वाइकिंग्स का यहां पे आक्रमण होना शुरू होता है। ऐसे वाइकिंग्स, ठीक है, जिनको सिर्फ पैसे की या जो है ज्वेलरीज की या जो भी चीजें रिसोर्सेस को वो इस्तेमाल कर सके, इन्होंने यहां पे अटैक करना शुरू कर दिया। बेसिकली फ्रॉम 3 कंट्रीज, ठीक है, आए कहां से थे, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन से। और उसके बाद 1066 ये वो टाइम पीरियड है जब हैरोल्ड सेकंड यहां का रूलर बनता है, और हैरोल्ड सेकंड यहां पर रूलर बनने से ही एक टाइम में बहुत बड़ा एक बदलाव आता है, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यहां पर होती है, और विलियम द कॉन्करर यहां पर आता है, ठीक है, वार ऑफ हेस्टिंग्स में वो इस जगह को जीतता है और एक नए एम्पायर की यहां पर नींव पड़ जाती है। आगे देखते हैं द नेम एंग्लो सेक्शंस डिनोट्स द 2 अमंग द 3 जर्मनिक ट्राइब्स जूट्स, एंजल्स एंड Saxons who in the middle of the 5th century left Germany to conquer and colonize Britain। यानी कि पर्पस क्या है, इनको बुलाया गया कि आप मर्सिनरी के रूप में पैसे लेकर के आइए और हमें बारबेरियंस के अटैक से हमारी यहां पर डिफेंस करिए, हमारी रक्षा के डिफेंड करिए हमें वहां पर। लेकिन ये जो मर्सिनरी आई यहां पर, उसने जब इस कंट्री की ब्यूटी को देखा तो उसने अपने आप को, ठीक है, वो अपने आप को रोकने में विफल रही, और वो क्या करते हैं, यहां पे इसको कॉन्कर और कॉलोनाइज कर लेते हैं। यानी कि हेंगिस्ट और हॉर्सा दोनों लोगों को बुलाया गया कि आप आइए और हमारी रक्षा करिए। इन्होंने उनको बचाया तो ठीक है, लेकिन बचाने के साथ साथ इन्होंने इनको क्या किया, कॉन्कर भी कर लिया और कॉलोनाइज भी कर लिया। और यहां पर सबसे आने वाले पहले एंग्लो सेक्शन पीरियड में सबसे पहली जो ट्राइब आई
वो कौन से थे? जूट्स थे। जूट्स यहां पर सबसे पहले आते हैं, लेकिन क्योंकि संख्या जो है वो एंजल्स, ठीक है, सॉरी एंजल्स और सेक्शंस की यहां पर सबसे ज्यादा है, तो इस तरीके से इस एज का नाम एंग्लो सैक्सन पीरियड पड़ता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहां पर सबसे पहले आने वाली जो ट्राइब थी वो कौन से थे? वो जूट्स थे। आगे देखते हैं, अमंग दीज, इन सब में जूट्स वर फर्स्ट ट्राइब टू रीच ब्रिटेन, दे केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, वो अलग अलग जगहों से, एंजल सेक्शंस और जूट्स अलग अलग जगहों से यहां पर आते हैं। और उसमें कौन कौन से हैं? पहले देखिए, अपारेंटली जूट्स कहां से आए? फ्रॉम जूटलैंड। कहां से आते हैं ये? जूटलैंड। और ये कहां पर है? इन नॉर्दर्न डेनमार्क, यानी कि ये सब जर्मनी के उस समय, ठीक है, आसपास की जगहें हैं और सारी ये जर्मनी ट्राइब्स हैं, तो वहां से ये आ रहे हैं। तो कहां पर? नॉर्दर्न डेनमार्क से आए, सेटिंग इन केंट। और इनका, ठीक है, जो डवेलिंग प्लेस हुआ किसका? जूट्स का, वो कहां पर होता है? केंट में। ये याद रखिएगा, जूट्स ने कहां पर रहना शुरू किया? केंट में। उसके बाद आयल ऑफ वाइट एंड पार्ट्स ऑफ हैम्पशायर। और कहां पर थे केंट के अलावा? आइलैंड मींस आइलैंड ऑफ वाइट एंड पार्ट्स ऑफ हैम्पशायर, यानी कि इन जगहों पर ये रहना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एंजल्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ डेनिस पेनिनसुला, यानी कि डेनिस जो प्रायद्वीप है, यहां से आते हैं कौन? एंजल्स। और ये कहां पे आकर के रुकते हैं? सेटलिंग इन द मिडलैंड्स। और एंजल्स क्या कहां से आ रहे हैं? यहां से कंप्राइजिंग द ईस्ट एंजल्स, ठीक है। और यहां पे हैं कौन कौन से? ईस्ट एंजल्स, हेंस ईस्ट एंग्लिया, यानी कि जो हेप्टार्की है उसमें ये एक स्टेट जो है आपका, वो ईस्ट एंग्लिया के नाम पे रखा जाता है, क्योंकि एंजल्स के नाम पर वो होता है। अगले हैं द वेस्ट एंजल्स इन मर्सिया। ये जो कहां से आए? वेस्ट एंजल्स जो हैं वो आकर के मर्सिया में सेटल होते हैं। एंड द एंजल्स नॉर्थ ऑफ द हम्बर इस्चुअरी, ठीक है, इस्चुअरी का मतलब क्या होता है? पानी का जो पैसेज है, यानी कि दर्रा जो है, वहां से जो आए एंजल्स, वो जो है आकर के रुके कहां पर? हेंस नॉर्थम्ब्रिया, यहां पर आकर के वो रुकते हैं, ठीक है। एंड द सेक्शंस, सेक्शन जो कि क्या है? पर्टिकुलरली एक मछुआरों की प्रजाति है, ये मछली पकड़ने का व्यवसाय किया करते थे, और इसीलिए ये जो पूरी की पूरी ट्राइब्स थी, एंजल सेक्शंस और जूट्स हैं, ये नदियों के किनारे रहा करते थे, ताकि इससे इनको ऑक्यूपेशन में, इनके, ठीक है, पेशे में इनके जो है जानवरों के लिए वहां से इनको पानी मिल सके, खुद के लिए पानी मिल सके, इनकी एग्रीकल्चर जो है उस पर वो जो है डिपेंड हो सके, वो भी बेहतर तरीके से हो जाए। अब ये कहां पर रुक रहे हैं? सेक्शंस फ्रॉम वेस्ट ऑफ एल्बी एंड ईस्ट ऑफ द राइन, राइन जो नदी है वहां से आते हैं, सेटलिंग इन वेसेक्स। और ये कहां पर आकर के रुकते हैं? वेसेक्स में। ये वेसेक्स वही प्लेस है जिसके बारे में टॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल्स में मेंशन किया है, और यही टॉमस हार्डी का रीजनल एरिया भी है जहां से वो पर्टिकुलरली अपने वर्क्स को लिखा करते हैं। जिस तरीके से मालगुडी है आर के नारायण का, उसी तरीके से टॉमस हार्डी का वेसेक्स है। आगे देखिए, वेसेक्स द वेस्ट सेक्शंस, उसके बाद ससेक्स में, इसलिए इसका नाम पड़ा द साउथ सेक्शंस, एंड एसेक्स द ईस्ट सेक्शंस। इस तरीके से ये लोग ऐसी जगहों से आकर के यहां पे रहना स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं, द एंजल्स वर द मोस्ट न्यूमरस अमंग द कॉन्करिंग ट्राइब्स, एंड फ्रॉम देम द न्यू होम वाज कॉल्ड एंग्लालैंड। समझ रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है? कि क्योंकि एंजल्स यहां पे सबसे ज्यादा थे संख्या में, वो जो ट्राइब्स आई वहां पे सबसे ज्यादा संख्या एंजल्स की थी, तो इसलिए इस जगह का नाम सबसे पहले उनके ही नाम पर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एंग्लालैंड। बाय ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे ये चेंज होकर के किसे बदल जाता है? एंग्लालैंड में, यानी कि ये जो जगह है इंग्लैंड, वो एंग्लालैंड कहलाती है, एंड देन इंग्लैंड, और फाइनली जाकर के इस जगह का नाम इंग्लैंड पड़ता है। यानी कि सबसे पहले एंग्लालैंड, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद इंग्लैंड। और ये याद रखना है इंग्लैंड क्यों? क्योंकि एंजल्स यहां पर सबसे ज्यादा संख्या में थे। आगे देखते हैं, ओल्ड इंग्लिश इज द टर्म एसोसिएटेड विद 5th सेंचुरी ब्रिटेन। ओल्ड इंग्लिश जो टर्म है वो इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। ओल्ड इंग्लिश, यहां पे इंग्लिश के बारे में हम इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इंग्लिश क्या है? वो एक डायलेक्ट है। डायलेक्ट क्या होते हैं?
सब लैंग्वेजेस ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनकी भी जो उपभाषाएं होती हैं। यानी अवधी की अगर हम बात करें तो अवधी इलाहाबाद की अलग है, प्रतापगढ़ की अलग है, अयोध्या की अलग है। उसी तरीके से भोजपुरी जो है वो भी अलग अलग जगहों की अलग अलग है। ठीक है, तो इंग्लिश का अभी यहां पर ये हाल है। ठीक है, और पोएम्स क्योंकि यहां पे अभी ओरल फॉर्म में ही चल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड बाई 7 किंगडम्स, ये वही 7 किंगडम्स के बारे में बात हो रही है। नोन एज हेप्टार्की, हेप्टा का मतलब 7 होता है, इसलिए इनको हेप्टार्की के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे कौन कौन है? नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, एसेक्स, केंट, ससेक्स एंड वेसेक्स, ये 7 जो स्टेट हैं, ठीक है, इनको हेप्टार्की कहा जाता है और यही उनकी बेसिक जगहें थी। बाद में जाकर के जिसमें 4 ही आगे जो है बचते हैं। अब यहां पे देखिए, बाय द टाइम द 5th सेंचुरी, यानी कि 5वीं सदी आते आते, जर्मनिक इन्वेडर्स, दोज ट्राइब्स दैट गेव अस ओल्ड इंग्लिश हैड बिगन टू सेटल इन अर्नेस्ट। ठीक है, ये यानी कि बहुत जल्दी में, तेजी में यहां पे सेटल होना शुरू कर देते हैं। ब्रिटेन हैड ऑलरेडी बीन इन्वेडेड बाई सीजर्स रोमन आर्मीज इन 55 BC। वही बातें हो रही हैं कि जो ये जगह है इंग्लैंड ने के बारे में हमेशा ये बात कही जाती है, द सन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाज नेवर सेट। लेकिन आप ये भी देखिए कि इंग्लैंड को खुद भी कॉलोनाइज किया गया। सबसे पहले इसको कॉलोनाइज किया किसने? रोमन्स ने कॉलोनाइज किया। रोमन्स यहां से अब जब भागे तो उसके बाद यहां पे मर्सिनीज को हमने बुलाया, लेकिन वो भी यहां पर आकर के एंजल सेक्शंस और जूट्स यहां पे टिक जाते हैं। तो ये ऐसी जगह पे रह रहे हैं जिसको पहले 55 BC में इन्वेड किया गया है और कॉलोनाइज कर दिया गया था। अब आगे देखिए, हु बाई दिस टाइम वर वेल इंटीग्रेटेड विद द इंडिजीनियस केल्ट्स, यानी कि इस टाइम तक ये जो प्रजाति है, रोमन्स जो यहां पर आए, ठीक है, और उसके बाद जब जाते हैं, या एंजल सेक्शंस और जो जूट्स हैं, अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड यानी कि मिल चुके थे किनके साथ में? केल्ट्स में। और आपको याद होगा ये वही केल्टिक रिवाइवल है, ये वही केल्टिक रिवाइवल है जिसके बारे में W.B. येट्स बातें करते हैं। आयरिश लिटरेरी रिनेसेंस के तहत उनका जो एबी थिएटर उन्होंने ओपन किया लेडी ग्रेगरी के साथ में, ये वही जगह है जहां से उन्होंने केल्टिक रिवाइवल को लेकर के उन्होंने बातें की कि हम इंग्लैंड को यानी आयरलैंड को हम ले जाना चाहते हैं उसी पहचान पर जहां पर ये पहले था। अब आगे देखिए, नोन एज ब्रिटन्स, और ये केल्ट्स और ये जो कम्युनिटीज यहां पर आई वो सब मिल करके ब्रिटन्स कहलाते थे और इसलिए इसका नाम ब्रिटेन पड़ता है। आगे देखते हैं, रोम ब्रॉट डाउनफॉल अपॉन इटसेल्फ बाय इट्स ओन करप्शन। इसके बारे में एडवर्ड गिबन ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में लिखा है कई सारी बातें कि क्या था रोमन साम्राज्य के पतन का कारण। ठीक है, डायक्लोटियन डिवीजन का होना, ग्लैडिएटर्स को यूज करना, वहां पर लड़ाकों को देखना, गोथ्स और इनका एम्पायर, रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, हमेशा ये बातें सुनते हैं। और उसके बाद डायक्लोटियन डिवीजन में, लेकिन ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है वो इनके वेस्टर्न एम्पायर का डिक्लाइन होता है, ना कि ईस्टर्न का। ईस्टर्न एम्पायर का डिक्लाइन 1453 में जाकर के होता है, जब वहां पे टर्क सुल्तान मोहम्मद सेकंड अटैक करता है। अब आगे देखिए, इट्स ओन करप्शन, भ्रष्टाचार इनके पास हो गया, पैसे इनके पास आने लगे थे, इंग्लैंड से इनका भी अच्छा खासा व्यवसाय चल रहा था और इस वजह से यहां के जो रोमन्स जो जनरल्स थे वो करप्ट हो जाते हैं और उनके करप्ट होने के कारण यहां पे इनको अपना बोरिया बिस्तर समेट करके वापस जाना पड़ता है। एंड द सेम लॉजिक लेड द बारबेरियंस, ठीक है, और यही चीजें, ठीक है, कि रोमन्स जो हैं अब वो क्या हो गए हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा, वो करप्ट हो चुके हैं और इतने सारे डिवीजन को जब इन्होंने किया तो उनको दोनों डिवीजन को अपने कंट्रोल करना, उसको संभालना एक चैलेंजिंग टास्क था। इसलिए बारबेरियंस जो थे उनके मन में भी आया कि अब तो ये खाली है, ठीक है, खाली क्या है, यहां पर जो लोग हैं, ठीक है, अब वो उतने एक्टिव नहीं रह गए हैं, तो अच्छा टाइम है कि हम यहां पर अटैक करें। तो बारबेरियंस का यहां पे अटैक होता है टू इन्वेड द ब्रिटन्स, ताकि वो ब्रिटन्स को इन्वेड करें फॉर देयर रेबेलियसनेस अगेंस्ट गॉड। एक ये भी रीजन होता है जहां पे उनके अटैक किया जाता है इस वजह से। आगे देखते हैं, रोमन ऑक्यूपेशन लेफ्ट स्टडी मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स,
walls, dikes and agricultural settlements that the invading Anglo-Saxons simply took over। यानी कि बना बनाया सब कुछ है। यहां पे क्या हो रहा है कि एंग्लो सैक्सन एज के आने के पहले, यानी कि रोमन्स का यहां पे जब तक एम्पायर रहा, वहां पर क्या होते हैं रोमन्स, वो जो है अपने, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, फैसिलिटीज के लिए, जैसा कि यहां पे ब्रिटिशर्स ने किया इंडिया में, उन्होंने ट्रेन इसलिए चलाई क्योंकि उनको अपने, ठीक है, जो माल थे उनको जल्दी से पहुंचाना था, ट्रांसपोर्टेशन को उनको नीड थी, और ये एक बेस्ट मीडियम था उस समय का। तो उस समय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे रहा, जो भी रोड्स बनाई गई वो रोमन्स के द्वारा बनाई गई, लेकिन उसके पीछे रीजन ये था कि ताकि हमारा जो ऑक्यूपेशन है, हमारा जो बिजनेस है, वो हम बेहतर तरीके से चला सकें। अब यही होता है कि ये जो चीजें थी, अब ये तो यहां से चले गए हैं, अब बनी बनाई हुई चीजें हैं, और एंग्लो सैक्सन्स ने यहां पे आकर के, यानी ये जो जर्मनिक ट्राइब्स थी, इन सारी चीजों पर टूक ओवर कर लिया, ठीक है, सब कुछ हथिया लिया यहां पर आकर के। अब आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। द एंग्लो सैक्सन्स केम टू इंग्लैंड आफ्टर द रोमन्स लेफ्ट इट इन द ईयर 410। 410 में जब रोमन्स यहां पे इनको छोड़ करके जाते हैं, उसके बाद यहां पर ये लोग आते हैं एंग्लो सैक्सन्स। नो बडी वॉज रियली रूलिंग ऑल ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम, ठीक है, उस समय तक कोई भी यहां पर इंग्लैंड में रूल नहीं कर रहा है। आगे, देयर वर अ लॉट ऑफ लिटिल किंगडम्स रूल्ड बाय एंग्लो सैक्सन्स दैट इवेंचुअली केम टुगेदर एज वन कंट्री। यानी कि एंजल सैक्सन्स और जूट्स आकर के इस आइलैंड पर अलग अलग जगहों पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। यहां एंजल्स हैं, यहां सैक्सन्स हैं, यहां जूट्स हैं, या यहां पर एंजल्स, इधर इधर अपना सब कुछ ये रह रहे हैं। बेसिकली अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये अपनी नदियों के किनारे रहा करते थे, ताकि इनको सस्टेनेंस के लिए जो चीजें हैं वो प्रोवाइड हो सके, और इनकी आपस में हमेशा लड़ाइयां भी हुआ करती थी, छुटपुट युद्ध होते थे। एंजल सेक्शन से लड़ रहा है, सेक्शन जूट से लड़ रहा है, या सेक्शन इधर से करके, इस तरीके से इनकी लड़ाइयां भी हो रही हैं। लेकिन आगे चल करके जो एग्बर्ट किंग आता है, एथलबर्ट का के ही जो है डायनेस्टी का, वो जाकर के इनको एक करता है, वो इन जाकर के इन तीनों कम्युनिटीज को यूनाइट करता है। आगे देखते हैं, द अर्लीस्ट इंग्लिश किंग्स वर एंग्लो सैक्सन्स स्टार्टिंग विद एग्बर्ट, ठीक है, यानी कि क्या होता है, जो तीनों को यूनाइट करता है। एथलबर्ट ऐसा किंग था जो सबसे पहले बैप्टाइज होता है वहां पर, ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो किंग है, सॉरी, एथलबर्ट जो था वो सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, और यहां पर जो सबसे पहला किंग हुआ जिसने एंग्लो सैक्सन्स और, ठीक है, जूट्स, यानी एंजल सैक्सन्स और जूट्स तीनों कम्युनिटी को यूनाइट करता है, वो होता है कौन, एग्बर्ट। और किस ईयर में, इन द ईयर 802। एंग्लो सैक्सन्स रूल्ड फॉर अबाउट 3 सेंचुरीज, यानी कि ये जो कम्युनिटी थी इसने 3 सदियों तक यहां पे राज किया। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम दे फॉर्म द बेसिस फॉर द इंग्लिश मोनार्की एंड लॉज। यहां पे राज करते हुए इन्होंने इंग्लिश मोनार्की और जो नियम कानून थे उसको यहां पर बनाए। द 2 मोस्ट फेमस एंग्लो सैक्सन्स किंग्स आर अल्फ्रेड द ग्रेट एंड कैन्यूट द ग्रेट। ये दोनों किंग माने जाते हैं कि एंजल सैक्सन्स के, एंग्लो सैक्सन के ये 2 सबसे फेमस किंग हैं। आगे देखते हैं, एंग्लो सैक्सन्स वंस वर्शिप्ड लॉट्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स दैट दे बिलीव्ड। एक समय था, क्या होता है कि एंग्लो सैक्सन्स ने बहुत सारे अलग अलग गॉड्स को वर्शिप करना स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया है कि जो केल्टिक सोसाइटी थी वो पेगन थी, क्योंकि उस समय इंडिया, ग्रीक, ये सारे पेगन हुआ करते थे। अब यहां पे, ठीक है, रोमन्स जब यहां पर आते हैं तो उस समय भी क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, दैट दे बिलीव्ड, इनके जाने के बाद यहां पर जो लोग हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, इस तरीके से इंडिया में चीजें होती हैं कि बारिश है तो बारिश के देवता हैं, ठीक है, थंडर है तो थंडर के यहां पे देवता हैं, वायुदेव हैं, अग्निदेव हैं, और ये सारे चीजें जो हैं वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को, ठीक है, बनाए रखती हैं। इस तरीके से इन्होंने अपने गॉड्स को बनाया हुआ था। तो यही चीजें एंग्लो सैक्सन में भी हो रही थी, एंग्लो सैक्सन पीरियड में भी, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि यहां पर सेंट अगस्टीन के आने की पहले ये सब बातें हैं। सेंट अगस्टीन जब यहां पर आते हैं तो वो इन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले क्या है, डिफरेंट गॉड्स को, ये अलग अलग गॉड्स को वर्शिप कर रहे हैं, दैट दे बिलीव्ड कंट्रोल्ड ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। बट अराउंड द 7th सेंचुरी, लेकिन 7वीं सदी के बाद के आसपास क्या होता है, मेनी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे ऐसे, ठीक है, थे जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए आफ्टर द अराइवल ऑफ द मिशनरी सेंट अगस्टीन फ्रॉम रोम, क्योंकि रोम जो से जो है
सेंट अगस्टीन आते हैं एक मिशनरी के रूप में और यहां पे लोगों को वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ही बिल्ट अ चर्च इन कैंटरबरी, और इन्होंने क्या किया, कैंटरबरी में एक चर्च को भी बनाया। आगे देखते हैं, एंग्लो सैक्सन्स लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव में रहते थे, नियर रिवर्स, कहां पर, नदियों के किनारे, फॉरेस्ट्स, जंगलों में, एंड अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस दैट गेव देम एवरीथिंग दे नीडेड टू केयर फॉर फार्म एनिमल्स, ग्रो क्रॉप्स एंड मेक थिंग्स टू सेल, यानी कि वो जंगलों के किनारे, नदियों के किनारे क्या रहते थे ताकि वहां से वो फसलें उगा सकें और उनको वो सारी चीजें मिल जाएं जिनको वो बना करके कुछ भी बेच सकें। आगे देखिए, द नेम्स ऑफ डेज इन वीक, यानी आज भी जो हम नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे जानते हैं, नेम्ड आफ्टर एंग्लो सैक्सन्स गॉड्स, वो एंग्लो सैक्सन जो गॉड्स थे उनके नाम पर इनको रखा गया है। और ये ऐसे गॉड्स थे, ठीक है, जो कि ट्राइबल गॉड्स थे और वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने गॉड्स को नाम दिया हुआ था। आगे देखते हैं, एंग्लो सैक्सन्स लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस नियर रिवर्स फॉरेस्ट, सॉरी ये 2 बार हो गया है। आगे देखते हैं, ठीक है, अब ये थी बातें, ठीक है, हिस्ट्री की बैकग्राउंड को लेकर के कि क्या इस समय पॉलिटिकल चीजें हो रही थी वहां पे। तो हमने बात की किस तरीके से रोमन्स इसको यहाँ पे लेफ्ट करते हैं और रोमन्स के लेफ्ट करने के बाद यहाँ पे एंग्लो सैक्सन, ठीक है, और जूट्स, एंजल सैक्सन्स और जूट्स यहाँ पे आते हैं और वो इनवाइट करने पर आते हैं कि आप आइए और हमारी बारबेरियन से हमको डिफेंड करिए। ठीक है, बारबेरियन से हमको डिफेंड करिए, और इसलिए वो लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिटरेचर की बात करें तो क्या है, कैडमन्स की हाइम, कैडमन्स की हाइम, और हाइम का मतलब ही क्या होता है, जब आप कोई प्रेयर गॉड को लेकर के कर रहे हैं तो कैडमन्स की हाइम को माना जाता है कि दैट इट इज द ओल्डेस्ट लिटरेरी टेक्स्ट एंड हैज बीन डेटेड एट अराउंड 680 AD, यानी कि 680 AD में माना जाता है कि इस किताब को लिखा गया था, कैडमन्स की हाइम। और ये क्या है, इट इज द फर्स्ट क्रिश्चियन पोयम इन इंग्लिश इन विच सॉन्ग सung बाय अ फार्मर इन प्रेज ऑफ गॉड, यानी कि जो एक फार्मर है वो क्या कर रहा है, ईश्वर की महिमा मंडन कर रहा है अपनी इस पोयम के जरिए, कैडमन्स की हाइम। आगे देखिए, द फर्स्ट मेजर और पॉपुलर और मोस्ट नोटेबल टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड इज बियोवुल्फ, ठीक है, जो इस टाइम पीरियड का सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा बेहतरीन वर्क है वो माना जाता है कि क्या है, बियोवुल्फ है। और मैंने आपको बताया है कि बियोवुल्फ कैसा वर्क है, ये एक इनोनिमस वर्क है। हालांकि ये जो पोयम है, ये जो एपिक है, वो एक नेशनल टेल यहां पर नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इसकी पूरी की पूरी जो सेटिंग है, ठीक है, वो जर्मनिक है। सेटिंग कैसी है, जर्मनिक है, क्योंकि यहाँ पे जो किंग है वो किंग ऑफ डेन है, यानी कि डेनमार्क का, और उसको लेकर के यहाँ पे बातें हो रही हैं इंग्लैंड की, या आप कह सकते हैं इसकी कल्चर और सिविलाइजेशन को लेकर के यहाँ पर इस पोयम में कोई भी बातें नहीं की गई हैं। और इस पोयम को इलिटरेटिव मीटर में लिखा गया है। और माना जाता है ये कि उस समय एंग्लो सैक्सन पीरियड में एक ग्रुप ऑफ पोएट्स हुआ करता था, उन्होंने इसको लिखा था, लेकिन इसको भी लेकर के काफी पुख्ता जो है प्रमाण नहीं है। आगे देखते हैं, whose author is unknown. It is known as one of the greatest epics of English literature. माना जाता है कि ये इंग्लिश लिटरेचर की जो सबसे बेहतरीन एपिक्स हैं उसमें, या सबसे जो बेहतरीन, हाँ वही एपिक हैं, उसमें से ये एक है। This epic poem presents the first hero in English literature. बता रहे हैं क्या होता है कि ये ऐसी एपिक होती है कि जिसमें सबसे पहली बार हम देखते हैं किसी हीरो के बारे में डिस्क्रिप्शन है। और ये आपको जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि हीरो अकेले वर्ड के लिए, ठीक है, यहां पे करीब 36 से 37 वर्ड्स को अलग अलग तरीके से यूज किया गया है सिर्फ हीरो अकेले वर्ड को लेकर के। इवन दो द वर्क इज ऑलमोस्ट इंटायरली जर्मनिक एंड हेंस डज नॉट क्वाइट बिकम अ नेशनल टेल, और इस वजह से ये जो पोयम है वो एक नेशनल टेल नहीं बन सकी। Beowulf sets out to defeat the monster Grendel. Beowulf क्या करता है, वो निकलता है, क्या करना है उसको, ग्रैंडेल नाम के एक मॉन्स्टर को डिफीट करना है। और क्यों करना है मैं अभी आपको आगे बताता हूं। Beowulf sets out to defeat the monster Grendel. Beowulf uses figurative language, यानी कि ये जो एपिक है वो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करती है, and thus inaugurates literary expression in
इंग्लिश, और इस तरीके से लिटरेरी एक्सप्रेशन को ये पोयम फैसिलिटेट करती है अपने जरिए, और यहां पर इलिटरेटिव मीटर का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखते हैं, बियोवुल्फ इज द लॉन्गेस्ट एनोनिमस एपिक इन ओल्ड इंग्लिश कंटेनिंग 3182 लाइन्स। यानी बियोवुल्फ क्या है, लॉन्गेस्ट एनोनिमस एपिक है, और एक ऐसी पोयम, एक ऐसी एपिक जहां पर कितने 3182 लाइन्स हैं। द लैंग्वेज स्पोकन इन एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड, वो भाषा जो एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में बोली जा रही है, यानी इंग्लिश का डायलेक्ट के, इंग्लिश के डायलेक्ट के फॉर्म में बिफोर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के पहले। और कौन सा टाइम है, 1066 में, उसके पहले की ये बात है। द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द पोयम बियोवुल्फ इज कंसिडर्ड टू बी डैमेज्ड इन द फायर, यानी कि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है बियोवुल्फ की, वो ये माना जाता है कि वो फायर में, आग में जल गई है। बियोवुल्फ इंक्लूड्स सम 36 डिफरेंट वर्ड्स फॉर हीरो, यानी कि ये जो किताब है वो लगभग 36 क्या वर्ड्स को इस्तेमाल करती है केवल अकेले एक शब्द हीरो के लिए। देयर इज ओनली वन सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट, अकेली एक ही बची है। बियोवुल्फ रिलेट्स द ऑफ इट्स एपोनिमस हीरो हिज सक्सेसिव बैटल्स विद अ मॉन्स्टर नेम्ड ग्रैंडल, यानी कि बियोवुल्फ जो है ये कहानी बताती है एक युद्ध को लेकर के, जो बियोवुल्फ लड़ता है किसके साथ में, ग्रैंडल के साथ में, और उसके बाद विद ग्रैंडल्स रेवेंजफुल मदर, यानी कि उसकी जो मां है वो बदला लेने के लिए एक्साइटेड हो जाती है, ग्रैंडल की जो मां है, और उसके बाद फिर से उसकी लड़ाई किसके साथ में, बियोवुल्फ के साथ में होती है। एंड विद अ ड्रैगन विच वाज गार्डिंग अ होर्ड ऑफ ट्रीजर्स, बियोवुल्फ जिससे लड़ रहा है ग्रैंडल, ग्रैंडल और उसकी जो मां है वो सी में रहते हैं, पानी में, समुद्र में, और वहां पर एक जो है होर्ड ऑफ ट्रीजर, यानी जो है खजानों का संग्रह है, और वहां पर एक डेविल जो है वो उसकी रक्षा कर रहा है, उससे भी इनकी लड़ाई होती है। द पोयम कुड नॉट बिकम अ नेशनल टेल, यानी कि ये जो पोयम है वो एक नेशनल टेल नहीं बन गई पाई, बिकॉज इट्स सेटिंग इज इंटायरली जर्मनिक, क्योंकि इस पोयम की जो पूरी की पूरी सेटिंग है वो क्या है, वो जर्मनिक है। आगे देखिए, द एक्शन ऑफ दिस पोयम, ठीक है, इस पोयम का जो एक्शन है इस सेट इन स्कैंडिनेविया, ये वर्ड आपको याद रखना है कहां पर है, स्कैंडिनेविया में, अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है, किसका हिस्सा है, नॉर्दर्न यूरोप का, और यहां पे डेन, ठीक है, यानी कि डेनमार्क की बातें हैं। द पोएट डिपिक्ट्स अ हीरो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये जो पोएट है वो क्या करता है, पहली बार, ठीक है, ये जो है पोयम वो किसी हीरो को डिपिक्ट करती है यहां पे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां पर कुछ और वर्क्स हैं फेमस, बियोवुल्फ के अलावा भी कुछ वर्क्स आए जो पॉपुलर हैं इस एज में, तो कौन कौन से उनके बारे में हम देखते हैं। बीड है, ठीक है, और इनका फेमस वर्क कौन है, इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये एक फेमस वर्क है। उसके बाद कैडमन है, कैडमन की हाइम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हिज मेजर पोएटिक वर्क इज पैराफ्रेज, पैराफ्रेज के अलावा हाइम, ठीक है, वो है। सिनेवुल्फ, सिनेवुल्फ कौन सा उनका, हिज साइंड पोएम्स इंक्लूड द क्राइस्ट, जूलियाना एंड द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स, यानी कि ये इनकी साइंस पोयम है, और एलिन, जहां पर इसके बारे में पुख्ता सबूत हैं कि हाँ इस पोयम को सिनेवुल्फ ने लिखा हुआ है। उसके बाद कौन है, किंग अल्फ्रेड है। अल्फ्रेड इज चीफली नोन एज अ ट्रांसलेटर, ठीक है, अल्फ्रेड को हम किस तरीके से जानते हैं, एक ट्रांसलेटर के बतौर। ही इज द क्रिएटर ऑफ इंग्लिश प्रोज, माना जाता है कि वो क्या है, वो क्रिएटर हैं इंग्लिश प्रोज के। इट इज द पीरियड, ये वो टाइम है when the first women's literary text appear in Europe, पहली बार, ठीक है, विमेन के लिटरेरी टेक्स्ट भी यूरोप में आते हैं, और कौन से हैं, फ्रॉस्पिता ऑफ गैंडसीन, ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 935 से, ठीक है, 1002 में, यानी कि अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होने वाली उसके टाइम की बात में है ये, उसके टाइम के पहले थोड़ा सा। अ जर्मनिक ड्रामेटिस्ट, एक जर्मनिक ड्रामेटिस्ट हैं
and poet is widely accepted as the first woman writer in Europe। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पहली कौन सी यूरोप की ऐसी, ठीक है, ऑथर हैं जिनको हम मानते हैं कि वो पहली फीमेल ऑथर का जो है उनको दर्जा मिला हुआ है। तो कौन सी हैं? प्रोस्पिथा ऑफ गेंडरसीन, ठीक है। सी रॉट इन लैटिन लैंग्वेज, और वो किस भाषा में लिख रही हैं? लैटिन लैंग्वेज में उन्होंने अपनी जो है वर्क को लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, अनदर सिग्निफिकेंट वुमन राइटर क्रिस्टियन डी पिसेंस, ठीक है, एक दूसरी, ठीक है, वुमेन राइटर हैं। यहां पे वुमन राइटर कौन सी? क्रिस्टियन डी पिसेंस, और इनका कौन सा वर्क है? मोरल प्रोवर्ब्स ऑफ क्रिस्टीन। फेमस वर्क है कौन सा है? मोरल प्रोवर्ब्स ऑफ क्रिस्टीन वाज द फर्स्ट वुमेन्स टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहली, ठीक है, वुमेन का टेक्स्ट है टू बी प्रिंटेड इन इंग्लिश, ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्रिंट किया गया। ये याद रखना, कहां पे? इंग्लिश में, बाय विलियम कैक्सटन इन 1478। विलियम कैक्सटन ने 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस को एस्टैब्लिश किया था, और पहली वुमन की जो किताब वहां पर पब्लिश होती है या जो प्रिंट होती है वो होती है किसकी? क्रिस्टियन डी पिसेंस की, और नाम क्या होता है? मोरल प्रोवर्ब्स ऑफ क्रिस्टीन। और आगे देखिए, द मोस्ट फेमस वुमन राइटर फ्रॉम दिस पीरियड इज मार्जेरी केम्प, यानी कौन सा नाम है? मार्जेरी केम्प। हर वर्क द बुक ऑफ मार्जेरी केम्प इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यानी कि इनकी जो बुक है द बुक ऑफ मार्जेरी केम्प, वो क्या है? इज कंसिडर्ड, उसको माना जाता है द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी। फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है? ठीक है, कि जब खुद के द्वारा ऑथर अपनी जो है कहानी को लिखे, इट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इट डील्स विद द गिल्ट, ट्रॉमा, सेक्सुअलिटी, डिजायर एंड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ वुमन, ठीक है, ये इन चीजों को लेकर के डील जो है वहां पे करती है, ठीक है। तो ये था एंग्लो सैक्सन पीरियड को लेकर के, ठीक है, उसकी हिस्ट्री और वहां पर जो फेमस वर्क हैं। और वहां पे जो सबसे फेमस वर्क है, क्योंकि वो है आपका बियोवुल्फ, तो हम थोड़ी सी समरी उसको आपको बताते हैं कि क्या थी चीजें बियोवुल्फ में। बियोवुल्फ, इसके बारे में हमने आपको बताया कि ये कैसी पोयम है? एक एनोनिमस पोयम है, यानी इसके जो है ऑथर के बारे में हमें पता नहीं है। एक जर्मनिक सेटिंग की, यानी इसका जो पूरा, ठीक है, स्टोरी है वो जर्मनी की सेटिंग है, वहां पर इंग्लैंड की नहीं है, इसलिए इस एपिक को हम नहीं मानते हैं कि ये एक नेशनल एपिक किसकी है? इंग्लैंड की। यहाँ का हीरो, ठीक है, और जो भी कहानी है वो सब कुछ इसको लेकर के है, जर्मनी को लेकर के है, ठीक है। तो एक जो है नॉर्दर्न यूरोप की जगह है, नॉर्दर्न यूरोप की जगह है, वहां पर एक किंग है ह्रोथगर, ठीक है, किंग है जिनका नाम क्या है? ह्रोथगर, HROTHGAR, ठीक है। ये जो है एक वार को जीते हैं, ह्रोथगर जो है वो एक वार को जीते हैं, और ये राजा हैं ह्रोथगर, किंग ऑफ डेन की। किंग ऑफ डेन के राजा हैं, और ये जो है एक वार को जीतते हैं, और इन्होंने एक मीड हॉल बनवाया, ठीक है, एक मीड हॉल को बनवाते हैं, और इसका नाम जो है होता है वो हेरोट, HEOROT, ठीक है, हेरोट नाम होता है इस, ठीक है, मीड हॉल का। और ये एक मधुशाला है, मैखाना जिसे आप कह सकते हैं। और अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए यहां पर किंग ने क्या किया? उन्होंने अपने आदमियों को, अपने जो सोल्जर्स थे, अपने जो वॉरियर्स थे, उनको जो है फुल फ्रीडम थी कि आप हेरोट में कुछ भी कर सकते हैं, आप इंजॉय करिए, आप जो है वाइन को कंज्यूम करिए, आप जिस तरीके से लाइफ को लेविशली जीना चाहते हैं। अब क्योंकि मैं खुश हूं कि आप जो है इस युद्ध को जीते हैं, तो आप जिस तरीके से चाहें यहां पर रह सकते हैं। अब हेरोट में जस्ट चल रहा है युद्ध का, युद्ध के जीतने का, तभी जो है यहाँ के जो म्यूजिक, ठीक है, क्रिएट हो रहा है, यहाँ का जो शोर शराबा है, उससे वहां पर एक ग्रैंडेल नाम का डेविल होता है, ठीक है, ग्रैंडेल नाम का डेविल होता है, उसे बड़ी गुस्सा आती है, ठीक है, उसे बड़ी गुस्सा आती है, और वो जो है आकर के वहां से लोगों को इस हेरोट से उठा करके लेके जाना शुरू कर देता है, ठीक है, उठाकर ले जाना शुरू कर देता है, उनको ले जाकर के पानी में जो है मार करके उनको खा जाता है। यह वाकया 12 साल तक चलता रहता है, ये चीजें 12 साल तक चलती रहती हैं। ग्रैंडेल का जब मन होता वो आता, यहां से सोते हुए लोग हैं उनको उठा करके लेके जाता, जो है उनको मार करके खा जाता।
अब 12 साल इस चीज को बीत जाते हैं। उसके बाद जो है आता है कौन, बियोवुल्फ, जो कि हीरो है इस एपिक का। बियोवुल्फ जो है यहां पर आता है और बियोवुल्फ फेमस है अपनी पावरफुल ग्रिप के कारण। पावरफुल ग्रिप के कारण वो फेमस है। और बियोवुल्फ यहां पे राजा को जो है आश्वस्त करता है कि आप जो है इस बात को लेकर के फिक्र मत करिए, अब अगर ग्रैंडेल आएगा तो यहां से बचेगा वो नहीं। राजा जो है उसको अपॉइंट कर देते हैं, वहां पे वो है निगरानी में बैठ जाता है पहरेदारी पर, और जानबूझ करके वो वहां के सोल वॉरियर्स को कहता है कि आप सो जाइए, ठीक है, आज मैं आपको गार्ड करूंगा। और जैसे ही वो सोते हैं वहां पर ग्रैंडेल आता है और उसको उठा करके एक वॉरियर को लेकर चलने वाला होता है। इसी समय बियोवुल्फ अपने जो है हाथों से उसके एक हाथ को पकड़ लेता है। अब ग्रैंडेल बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ग्रिप इतनी मजबूत थी, इतनी तेजी से खींचता है कि ग्रैंडेल का एक हाथ ही जो है वो वहां से उखड़ जाता है और ग्रैंडेल वहां से चीखता हुआ भागता है अपनी मां के पास समुद्र में, जहां पर वो रहा करती थी। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब यहां पर जो ग्रैंडेल की एक आर्म थी, जो एक भुजा थी, उसको एक विक्ट्री सिंबल मान लिया जाता है और इस हेरोट के यानी इस मधुशाला के, ठीक है, ऊपर छत पर इसको टांग दिया जाता है कि ये जो है विक्ट्री का सिंबल है कि यहां पर बियोवुल्फ ने इसको मार दिया है ग्रैंडेल को। लेकिन अब उसकी ब्लड की जो स्मेल थी या उसको देख करके, ठीक है, वहां पर जो बियोवुल्फ की मां होती है वो जान जाती है कि उसके बेटे को मारा गया है और उसकी, ठीक है, जिसका हाथ वहां पे देखती है वो आकर के यहां पे, ठीक है, रिवेंज लेना शुरू कर देती है, वहां पे लोगों को मारना शुरू कर देती है। अब बियोवुल्फ जो है वो तैयार होता है कि वो जो है उस, ठीक है, जो ग्रैंडेल की मां है उसको भी मारेगा और उसका पीछा करते हुए वहां पर वो पहुंच जाता है समुद्र में। वहां पर जाकर के वो उस, ठीक है, जो मॉन्स्टर थी उसको भी वो मार देता है और वहां पर ये देखता है कि जो ग्रैंडेल है उसकी भी जो है डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है, ठीक है, ग्रैंडेल की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है लेक में, सी में। और जो है वहां पे ग्रैंडेल का आते वक्त वो क्या करता है, उसकी मां को मार करके ग्रैंडेल का सिर भी जो है उखाड़ करके यहां से लेकर के चला आता है, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि ग्रैंडेल को उसने मार दिया है। राजा जो है इस बात को लेकर के बहुत खुश होते हैं कि हाँ, बियोवुल्फ ने उसके जो है एम्पायर को बचा लिया था। अब इसके बाद बियोवुल्फ जो है यहां से वो जाता है, ठीक है, वापस जो है अपने राज लौटता है, जहां पर उसके अंकल हैं एक हाइजेलैक, HYGELAC, हाइजेलैक उसका वेलकम करते हैं वहां पर और उसको एक सोर्ड जो है गिफ्ट के तौर पर वहां पे देते हैं। अब यहां पे हाइजेलैक की कुछ दिनों बाद डेथ हो जाती है और क्योंकि उनका जो बेटा था वो जो है राज्य को भी चलाने में उतना काबिल नहीं था, वो जो है एक, ठीक है, अभी कम उम्र का था, तो जो है बियोवुल्फ जो है वहां पर वो, ठीक है, रूल करना शुरू कर देता है, ठीक है, वो 50 सालों तक वहां पे रूल करता है। और एक दिन क्या होता है कि इसके जो वॉरियर्स थे वहां पर एक मॉन्स्टर था, ठीक है, मॉन्स्टर जो ड्रैगन था, ड्रैगन का वो एक कप चुरा लेते हैं और उसके बाद ड्रैगन इन लोगों को मारना शुरू करता है। बियोवुल्फ, ठीक है, फाइनली अपने आप को तैयार करता है कि वो जो है इससे निपटने वाला है, ठीक है, वो अपने वेपन्स को जो है तैयार करता है और जाता है अपने 10 वॉरियर्स के साथ में। जैसे ही उसकी लड़ाई उस ड्रैगन के साथ में शुरू होती है, उसके जो दूसरे साथी थे, जो दूसरे वॉरियर्स थे, वो वहां से छोड़ करके उसको भाग जाते हैं और बियोवुल्फ ये देख करके बहुत जो है वो परेशान होता है, लेकिन वो फाइनली लड़ते लड़ते जो है उसको मार ही देता है उस ड्रैगन को। और क्योंकि बियोवुल्फ अब बूढ़ा हो चुका है काफी, तो वो भी काफी ज्यादा चोटिल हो चुका है और वो जो है आता है यहां पर लौट करके तो आता है और उसके साथ जो 10 वॉरियर्स थे उनको पनिश करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बियोवुल्फ की भी वहां पर डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से बियोवुल्फ एपिक जो थी, ठीक है, उसके नटसेल समरी मैंने आपको बताई है, छोटी सी, हालांकि एपिक तो बहुत बड़ी है। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड को यहां पर हमने आज जाना है। एंग्लो सैक्सन पीरियड में हमने ये जाना कि किस तरीके से रोमन्स का यहां पे राज रहा। 55 बीसी में वो यहां पर आते हैं, उसके बाद जब तक उनसे शासन हो पाता उसको करते हैं, लेकिन फिर 410 एडी में यहां से वो छोड़ करके उसको चले जाते हैं। अब यहां पे बारबेरियंस का अटैक होता है और अपने आप को उस अटैक से बचाने के लिए यहां के जो केल्ट्स थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, मर्सनरीज को इनवाइट करते हैं और उन मर्सनरीज में, ठीक है, ये एंजल, सेक्सन्स और जूट्स तीनों जर्मनिक ट्राइब्स यहां पर आती हैं और वो यहां पर
आने के बाद इन्होंने इस जगह को कोलोनाइज कर दिया और ठीक है वहां पे वो रहने लगते हैं, कोई धर्म नहीं है। सेंट अगस्टीन आते हैं, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इन लोगों का शासन शुरू होता है, इस तरीके से वो चलते हैं। फाइनली 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होती है, लेकिन इसके बारे में हम आपसे अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा एंग्लो नॉर्मन पीरियड पर। थैंक यू ऑल।